और गुलामों को यह समझाया जाता है कि राज्य में किसकी सरकार? हमारी। केंद्र में किसकी सरकार? हमारी। और हमारे आका प्रधानमंत्री हैं, जो मिलेगा हमसे मिलेगा, गुलामी करो हमारी। और आज का देश वहां पहुंचा हुआ है। इसलिए किशन पटनायक को पढ़ना जरूरी है, ताकत और हिम्मत मिलेगी। बुद्धिजीवी का काम है सच बोलना। गौरी लंकेश को मारा गया सच बोलने के नाते। नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पंसारे और कलबुर्गी क्यों मारे गए? सच बोलने के नाते। क्यों उमर खालिद जेल में है? सच की बात कहने के नाते। और जो गुलाम बन गया वो आज सत्ता का भोग कर रहा है। किशन पटनायक इसका इशारा बहुत पहले दंगे को रोका जाए। धर्म के नाम पर जो सांप्रदायिकता का माहौल बना हुआ है, इसको लेकर के भगत सिंह चाहते थे कि हम कैसे उन दंगों को रोक पाए। और ये लेख आप पढ़ेंगे, सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज। 1919 के बाद इन्होंने 2-3 चरणों में इस लेख को लिखा। आज हमारा देश धर्म की बहस में गुलजार है। कहीं मंदिर मस्जिद का झगड़ा, कहीं सांप्रदायिकता का रंग, कहीं दंगे। आज भगत सिंह को याद करना इसलिए जरूरी है कि आज अगर भगत सिंह होते, अपने आखिरी खत को लिखने वाले भगत सिंह अगर आज के भारत को देख रहे होते, तो वो उनके मन में क्या भाव आता। उन्होंने एक छोटा सा लेख लिखा है, विद्यार्थी और राजनीति। इस देश के जितने भी नौजवान हैं और आप जितने लोग, मेरी बातचीत जहां तक आप तक पहुंचती है, आपसे मेरी गुजारिश होती है कि आप वक्त निकाल कर अपने इतिहास के पन्नों को उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें यह शौक है देखें सितम के इंतहा क्या है। लोग पूछते हैं, अंग्रेज दबाव डालते हैं कि बताओ तुम्हारे दोस्तों का क्या अगली योजना है, क्या साजिश है। उन्हें यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, क्या नया प्लान है तुम लोगों का, बताओ। और हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। कितना जुल्म, कितना सितम आप हमारे ऊपर ढा सकते हो। भगत सिंह फांसी चढ़ गए। ये देश आज पुकार रहा है कि जिनके दिल में शौक शहादत है, आए वो सामने। जिन्हें नाज है इस हिंद पर, जो बचाना चाहते हैं, जिन्हें मोहब्बत है इस देश से, जरा भगत सिंह को पढ़ें और किशन पटनायक को पढ़ें और देखें कि आपका देश किस रास्ते जा रहा है। आपको बुला रहा है। आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, आए वो शौके शहादत जिनके दिल में है। मरने वालों आओ अब गर्दन कटाओ शौक से, ये गनीमत वक्त है खंजर काफी कातिल में है। माने इजहार तुमको है हया हमको अदब, कुछ तुम्हारे दिल के अंदर कुछ हमारे दिल में है। भगत सिंह का एक शेर है जो मेरे पास, उनकी किताब है भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज। जगमोहन सिंह जी जो उनके अपने परिवार के थे, और चमन लाल जिन्होंने भगत सिंह पर बहुत काम किया है, उन पर भी उनकी ढेर सारी किताबें हैं, वो भी आपको पढ़नी चाहिए। उस किताब में से तारीख 3 मार्च 1931 को, और आपको पता होगा कि 3 मार्च 1931 को यह पत्र लिखा जा रहा है भगत सिंह के द्वारा अपने मित्र कुलतार को। आप मित्र कह लें, परिवार का व्यक्ति कह लें। और उसी मार्च 23 को भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। भगत सिंह लिखते हैं, आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर बहुत दुख पहुंचा, आज तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था, तुम्हारी आंसू मुझसे सहन नहीं होते। बरखुरदार हिम्मत से विद्या प्राप्त करना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अपने परिवार के एक सदस्य को भगत सिंह कैसे याद करते हैं, और उस इतिहास को आज आपको समझने और पढ़ने की जरूरत है। हौसला रखना, और क्या कहूं। और 4 शेर भगत सिंह लिख रहे हैं। उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें यह शौक है देखें सितम के इंतहा क्या है। लोग पूछते हैं, अंग्रेज दबाव डालते हैं कि बताओ तुम्हारे दोस्तों का क्या अगली योजना है, क्या साजिश है। उन्हें यह फिक्र है हरदम
नया तर्जे जफा क्या है? क्या नया प्लान है तुम लोगों का? बताओ। और मेरा हमें यह शौक है, देखिए सितम की इंतहा क्या है, कितना जुल्म, कितना सितम आप हमारे ऊपर ढा सकते हो। भगत सिंह फांसी चढ़ गए। मैं अभी आखिरी पत्र 22 मार्च 1931 को वो लेकर आए, उसको भी अब पढ़ने जा रहा हूं। और फिर याद करिएगा आज के अपने वर्तमान को, कि लोग ऐसे लोगों को अब नायक बना रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगना शुरू कर दिया। वो जेल में थे, वो काला पानी की सजा झेल रहे थे, वो अमानवीय सजा थी, मगर भगत सिंह सब कुछ सहते हुए भी माफी कभी नहीं मानी। दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्यों गिला करें, सारा जहां अदू से ही आओ मुकाबला करें। एक हिम्मत देता नौजवान, 23 साल की उम्र, और इतना कुछ लिख गए कि आज आप उन्हें पढ़ते हुए ये सोचेंगे कि वो कितना अलग विचार था उनका। कोई दम का मेहमान हूं अहले महफिल, चरागे शहर हूं बुझा चाहता हूं, हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी, रहे रहे न रहे। भगत सिंह किस पीड़ा से, किस चीज से, क्या महसूस करके ये लिख रहे थे? अच्छा रुखसत, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं, हिम्मत से रहना, नमस्ते तुम्हारा भाई भगत सिंह। अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने भाई को भगत सिंह कैसे लिख करके एक हिम्मत देने का काम कर रहे हैं। और हम आज की चुनौतियों और मुश्किलों में इतने घबरा जाते हैं, या तो हम सिद्धांतों से समझौता करके अपने वैचारिक प्रतिपक्षी के यहां चरण वंदना में लग जाते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए, मेरी नौकरी बच जाए, मेरा केस मुकदमा रुक जाए, बुलडोजर न चल जाए। वो डराने वाले जालिम तो हर दौर में रहे ना। भगत सिंह आखिरी पत्र में 22 मार्च 1931 को बलिदान के पहले साथियों को अंतिम पत्र लिख रहे हैं। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए, मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रहना चाहता हूं कि मैं कैद होकर या पाबंद रहकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है, और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी, और क्रांति की प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या स्वभावतः संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी, और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवादी या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रह जाएगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थीं, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवा मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह और नजदीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। मैं भगत सिंह के खत को चमनलाल और जगमोहन सिंह की इस संपादित पुस्तक से पढ़ रहा था, और आज भगत सिंह को याद करने का मकसद भी यही है। भगत सिंह के कुछ लेख जरूर पढ़े जाना चाहिए, और आपके पास ये किताब होनी चाहिए। इसमें ढेर सारे लेख हैं, सांप्रदायिक दंगे और उनका हल। भगत सिंह इस देश को चेतावनी देना चाह रहे थे
कि इस देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने से कैसे बचाया जाए, कैसे दंगे को रोका जाए। धर्म के नाम पर जो सांप्रदायिकता का माहौल बना हुआ है, इसको लेकर के भगत सिंह चाहते थे कि हम कैसे उन दंगों को रोक पाएं। और ये लेख आप पढ़ेंगे, सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज। 1919 के बाद इन्होंने 2-3 चरणों में इस लेख को लिखा। आज हमारा देश धर्म की बहस में गुलजार है। कहीं मंदिर मस्जिद का झगड़ा, कहीं सांप्रदायिकता का रंग, कहीं दंगे। आज भगत सिंह को याद करना इसलिए जरूरी है कि आज अगर भगत सिंह होते, अपने आखिरी खत को लिखने वाले भगत सिंह अगर आज के भारत को देख रहे होते, तो वो उनके मन में क्या भाव आता। उन्होंने एक छोटा सा लेख लिखा है, विद्यार्थी और राजनीति। इस देश के जितने भी नौजवान हैं और आप जितने लोग, मेरी बातचीत जहां तक आप तक पहुंचती है, आपसे मेरी गुजारिश होती है कि आप वक्त निकाल कर अपने इतिहास के पन्नों को पलटें। नौजवानों को विद्यार्थी और राजनीति जैसा लेख पढ़ना चाहिए। और वो साफ चिंता करते हैं कि हम ऐसी आजादी नहीं चाह रहे कि गोरे अंग्रेज चले जाएं और सांवले अंग्रेजों का राज हो जाए। आज हम कहां खड़े हैं? भगत सिंह गुलामी की मानसिकता से लड़ने का नाम है। भगत सिंह निडर होने का नाम है। भगत सिंह वैचारिक रूप से तेवर का नाम है। भगत सिंह जुनून का नाम है। भगत सिंह झुकने का नाम नहीं है। भगत सिंह माफी मांगने का नाम नहीं है। भगत सिंह सांप्रदायिकता के सामने डटकर खड़े होने का नाम है। भगत सिंह अछूत की समस्या पर, जाति को खत्म करने का जब विचार देते हैं, तो भगत सिंह एक ऐसे भारत को बनाना चाहते हैं जिसमें जाति धर्म के नाम पर इतनी विषमता न हो। और आज न कोई विद्यार्थी और राजनीति लेख पर बात करने वाला भारत बचा है, न सांप्रदायिकता का इलाज करने वाला भारत चिंतित दिख रहा है, न आज आर्थिक रूप से इतनी गैर बराबरी की ऑक्सफैम की रिपोर्ट कह रही है 1% लोगों के पास लगभग 40% संपत्ति का कब्जा हो गया। इस देश के 3% संपत्ति पर इस देश के 50% लोग गुजारा कर रहे हैं। क्या यह भगत सिंह के सपनों का भारत है? आज के नौजवानों को इस पर विचार करना होगा। भगत सिंह कॉमरेड थे। भगत सिंह समाजवादी आंदोलन से निकले थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन करते हैं। और आज भारत के संविधान में से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को निकालने की कवायद चल रही है। भगत सिंह अंतिम खत को लिखने वाले आज के भारत को देखकर क्या सोच रहे होंगे? क्या यही भारत बनाने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी? मेरे लिए भगत सिंह को याद करना निडरता को अपने भीतर थोड़ा सा भरने जैसा है। क्योंकि डर हम सबको लगता है। हम सब डरते हैं केस मुकदमों से। हम सब डरते हैं अपनी नौकरी न मिलने या नौकरी खो जाने से। हम सब डरते हैं किसी झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में डाल दिए जाने से। हम सब डरते हैं बुलडोजर चला दिए जाने से। हम सब डरते हैं सांप्रदायिकता की आग में झुलस जाने से। और जब जब डरते हैं तब तब भगत सिंह जैसे लोग अपने किताबों, अपने विचारों से हमें ताकत देते हुए नजर आते हैं। इसलिए कई बार इतिहास के पन्नों को पलटना चाहिए। आज माफी मांगने वाले लोगों को ग्लैमराइज करके राष्ट्र नायक बनाने का दौर है। धर्म के नाम पर आग लगाने का दौर है। जाति के नाम पर वैमनस्य फैलाने का दौर है। शिक्षा को पूंजी के हाथों में गुलाम कर देने का दौर है। संपत्ति को थोड़े से ताकतवर लोगों के हाथों में संकेंद्रित करके ढेर सारी आबादी, 80 करोड़ आबादी को 5 किलो अनाज पर गुलाम बना देने का दौर है। क्या इसी दिन के लिए भगत सिंह ने कुर्बानी दी? और आज के नेता आज के सांप्रदायिकता को टूल बना करके सदन में खड़े होकर के एक मुसलमान को आतंकवादी कहने का दौर है। आज का वक्त झूठ बोलने का दौर है।
आज का वक्त कुछ भी कर लो, कुर्सी मिल जाए, कुछ भी कर लो, चुनाव जीत जाए, इसका दौर है। और ऐसे भारत को देखते आज भगत सिंह तो क्या सोच रहे होते, उनके इंकलाब के नारे का क्या हुआ। ठीक बात है, वो बहुत बड़े लोग थे। हम लोग ऐसे ताकतवर जुनूनी लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। मगर क्या हम अब इतने भी नहीं बचे कि हम अपने इतिहास को पढ़ें और नई पीढ़ी को पढ़ाएं? कि थोड़ी हिम्मत से काम लो, थोड़ा विचार को पढ़ो, समझो, और सामने जो खतरा है उसको रोकने और समझने की बात करो। ऐसे ही दूसरे शख्स हैं किशन पटनायक। आज मैंने अपने फेसबुक की प्रोफाइल पर किशन पटनायक की एक तस्वीर जो मेरे पिताजी के साथ है उसे शेयर किया। मेरे पिताजी किशन पटनायक के बहुत अजीज थे। वो समाजवादी जन परिषद के दौर में किशन पटनायक के साथ काम किया करते थे और किशन पटनायक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे। भगत सिंह भी समाजवादी आंदोलन की पैदाइश, किशन पटनायक भी समाजवादी आंदोलन की पैदाइश। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी, उससे लड़कर के 1962 से लेकर 1967 तक किशन पटनायक कालाहांडी का नेतृत्व करते हैं, जो उड़ीसा का सबसे हाशिए पर ढकेल दिया गया एक इलाका, जहां की खबर जब कभी बीबीसी में छपी कि लोग पेड़ की छाल को लेकर घर आते हैं उबाल कर, या उसे किसी और रूप में खाकर अपने पेट की आग बुझाना है, वह एक आजाद भारत का दृश्य था। और मैं किशन पटनायक को याद करते हुए उनकी 3 किताबों को आपसे साझा करना चाहता हूं। पढ़िएगा किशन पटनायक के बारे में। एक समाजवादी मूल्यों का नेता कैसे अपने जीवन को जीने की कोशिश करता है, आप एक बार गूगल करके पढ़िए किशन पटनायक के बारे में। मैंने भी एक वीडियो बनाई है, मैंने भगत सिंह पर भी वीडियो बनाई है, जरा उसको पढ़िए, सुनिएगा, सोचिएगा। चाहे वह अछूत की समस्या, चाहे विद्यार्थी और राजनीति, चाहे सांप्रदायिकता का इलाज, ऐसे लेख भगत सिंह क्यों लिखते हैं और भगत सिंह कैसा भारत बनाना चाह रहे थे। वैसे ही किशन पटनायक जो जीवन भर मुफलिसी में रहे, किशन पटनायक जिन्होंने खुद कोई संपत्ति नहीं जुटाई, किशन पटनायक जो समाजवाद को जीने वाले विचारक थे, उन्होंने इमरजेंसी के समय जब पूरा देश लड़ रहा था तानाशाही से, तो वो भी जेल में थे। लेकिन जब इमरजेंसी से बाहर आए और लोग जनता पार्टी बना करके चुनाव लड़ रहे थे, किशन पटनायक जो उस समय पॉपुलर चले थे, 32 साल की उम्र में 1962 में वो सोशलिस्ट पार्टी से चुन करके डॉक्टर लोहिया के साथ खड़े हो गए सदन में। वो तब एमपी बन गए थे और जब जनता पार्टी बनी तो वो एक बड़े चेहरे थे किशन पटनायक। किशन पटनायक चाहते तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाकर के कुछ बड़ा ओहदा पा सकते थे, लेकिन किशन पटनायक ने उसूलों को चुना। सामयिक वार्ता पत्रिका निकालते थे, पहले उड़ीसा रहते थे, फिर उसके बाद पटना को उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र चुन लिया और समाजवादी आंदोलन में जन आंदोलनों को कैसे जोड़ा जाए इस पर काम करने लगे किशन पटनायक। और इसलिए जन आंदोलनों के चेहरे बने। गांधीवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, मार्क्सवाद, इन सब को कैसे मिला करके एक नई वैचारिक रूपरेखा तैयार की जा सके, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक स्पष्ट वैचारिक दिशा मिले कि वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विषमता जो बंटवारा हो गया है गरीब अमीर के बीच, कमजोर और ताकतवर के बीच, इस बंटवारे को तोड़ने के लिए, एक नया भारत बनाने के लिए, सबका भारत बनाने के लिए काम कर सके। किशन पटनायक ने उस वैचारिक रास्ते को चुन लिया। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं गए, बेहद विनम्र, बेहद संयमित, मृदुभाषी, उनकी विरासत के लोग आज खो गए हैं कहीं राजनीति में। किशन पटनायक एक खादी का कुर्ता पाजामा में जीवन गुजार दिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कोई बैंक खाता नहीं था, एक बक्सा, 2 किताबें, एक जोड़ी धोती कुर्ता मिला था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पास। आज लोग 10 लाख का सूट पहनते हैं, करोड़ों रुपए के जहाज में चलते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं उनके पास, हर दिन सूट बदलते रहते हैं और कहते हैं मैं फकीर आदमी हूं, झोला लेके चल दूंगा। राजनीति कहां आ गई है?
वो झूठ बोलकर राजनीति करते हैं और दावा सच बोलने का करते हैं। किशन पटनायक को याद करना आज के नौजवानों के सामने गुजारिश करने जैसा है कि एक बार पढ़िए आप अपने अतीत को, जहां से आपको ऊर्जा मिलेगी। किशन पटनायक ने किताब लिखी है भारत शूद्रों का होगा। मैं रिकमेंड करता हूं कि इस किताब को सबको पढ़ना चाहिए। भारत के गरीब, कमजोर, मजलूम यानी वर्ग संघर्ष और जातिगत संघर्ष, इस पर एक बेहद सटीक टिप्पणी किशन पटनायक की अरविंद मोहन जी के संपादन में यह पुस्तक आई है। और यह किताब डॉक्टर किशन पटनायक जी के लेखों का संकलन है। दो राष्ट्रीय संकट और शूद्र शक्ति का उभार। किशन पटनायक कह रहे हैं कि बहुजन आंदोलन मजबूत होगा, हाशिए पर ढकेल दी गई अस्मिताएं मजबूत होकर अपनी हिस्सेदारी का सवाल करेंगी। और आज लोग हिस्सेदारी का सवाल करने के लिए जब जाति जनगणना का सवाल करते हैं तो जाति बताने वाले लोग जाति जनगणना का विरोध कर रहे होते हैं। किशन पटनायक की इस किताब को पढ़ना चाहिए। वैश्विक संकट क्या है, उदारवाद का संकट क्या है, विकास का नया मॉडल क्या होगा जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों को सारी पूंजी दे दी जाए और छोटे हस्तशिल्प कुटीर उद्योगों को तबाह कर दिया जाए। ऐसे विकास के मॉडल को खतरा बताते हुए, एक बीच का रास्ता निकालते हुए विकास के नए मॉडल पर काम करते हैं किशन पटनायक। और आज आप देख रहे हैं पूरा देश दो लोगों के हाथों में बेचा जा रहा है। इसलिए किशन पटनायक को याद करना जरूरी है। नौजवानों, एक बार पढ़िएगा किशन पटनायक को, वहां से आपको एक दिशा मिलेगी। क्योंकि आज आप व्हाट्सएप, फेसबुक, रील्स की दुनिया में हैं तो आपको तुरंत सब कुछ चाहिए और जो शोर में सबसे ज्यादा सुनाई दे आप उसे ही सच मान लेते हैं और आप डर जाते हैं कि अब तो इन्हीं का दौर है साहब, अब तो संविधान भी यही बदलेंगे, अब तो बुलडोजर भी यही चलाएंगे, केस मुकदमा लेकर हमें जेल में डाल देंगे और हम इस डर से चुप हो जाते हैं। मुझे लगता है कि हमारा नागरिक धर्म यह कहता है कि हम अतीत से हिम्मत लें और किशन पटनायक की इस किताब को पढ़ें कि किशन पटनायक क्यों कह रहे हैं कि भारत शूद्रों का होगा। यह मेरा रिकमेंडेशन है। राजकमल प्रकाशन से यह पुस्तक आई हुई है, सेतु प्रकाशन से, माफ कीजिएगा, सेतु प्रकाशन से यह पुस्तक आई हुई है। आप गूगल करके इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। दूसरी पुस्तक एक है किसान आंदोलन, दशा और दिशा। यह किशन पटनायक की पुस्तक है। इस देश के गरीब, कमजोर, मजलूम को कैसे मुख्य धारा में लाया जाए और कैसे सबको बराबर की भूमिका लगाई जाए, इसके लिए किशन पटनायक किसान आंदोलन और उसकी दशा और दिशा, यह पुस्तक राजकमल प्रकाशन से आई है। आप इसे भी गूगल करके मंगा के पढ़ें। बड़े बड़े किसान आंदोलन जो उस समय महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन था, शरद जी का आंदोलन था महाराष्ट्र में, और तमिलनाडु में किसान आंदोलन था। वामपंथी मार्क्सवादी लोग कह रहे थे कि ये बड़े किसानों का आंदोलन है, इस आंदोलन से कुछ हासिल नहीं होने वाला, ताकतवर किसानों का आंदोलन है और गरीब किसानों का कोई आंदोलन नहीं। किशन पटनायक उस समय कैसे किसान आंदोलन को एड्रेस कर रहे होते हैं और एक बीच का रास्ता निकालते हुए किशन पटनायक ये कह रहे हैं कि किसान में जो बड़ी जोत, छोटी जोत है, उसकी समस्याएं कई जगह एक हैं, कई जगह अलग है। तो उनके बीच से रास्ता निकाल करके कैसे किसानों की खुशहाली, गरीबों की खुशहाली की बात किशन पटनायक इस पुस्तक में करते हैं। खेती किसानी पर क्या संकट आ रहा है, सिंचाई की बात हो, खाद्य की बात हो, न्यूनतम खरीद के मूल्य की बात हो, जोत के बड़ी छोटी होने की बात हो, किसान के बुनियादी सवाल हो, उस पर बहुत विस्तार में इस पुस्तक पे किशन पटनायक ने लिखा है। और मेरी सबसे प्रिय पुस्तक किशन पटनायक की, जिसे मैं आपको जरूर रिकमेंड करना चाहूंगा, इस पुस्तक को आप जरूर मंगाएं और पढ़ें, विकल्पहीन नहीं है दुनिया। इस पुस्तक का शीर्षक है विकल्पहीन नहीं है दुनिया, सभ्यता, समाज और बुद्धिजीवी की स्थिति पर कुछ विचार। यह पुस्तक भी राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है और इस पुस्तक को मैं रिकमेंड करता हूं कि हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। पहली भूमिका, पहला हिस्सा सभ्यता का संकट है। काला हांडी से लेकर के गरीब, कमजोर, मजलूम इंसान को इंसान से बांट करके कैसे कमजोर कर दिया गया है, इस बात को भी यहाँ किशन पटनायक कहना चाह रहे हैं और इसलिए वो इस पूरे मसले को यहाँ पर उठा रहे हैं और ये किशन पटनायक का सबसे महत्वपूर्ण काम है। दूसरा, गांधी का मर्म। गांधी का मर्म शीर्षक से इन्होंने गांधी, लोहिया और समाजवादी, मार्क्सवादी विचारों के बीच एक नया भारत कैसे बनेगा, इसका एक स्वप्न दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
और इसका तीसरा हिस्सा बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और प्रतिक्रांति के ऊपर है। किशन पटनायक बुद्धिजीवियों की भूमिका रेखांकित करना चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों का काम क्या है। पढ़े लिखे लोगों का आज काम यह हो गया कि आप किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को देख लें, वो चापलूसी में लगा है। कोई बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट डर करके किसी ताकतवर सत्ता के गुलामी कर रहे हैं। और देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर नौकरी परमानेंट कराने के लिए किसी कमेटी में नाम लिख जाए, कहीं का प्रिंसिपल बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, कहीं के वाइस चांसलर बन जाए, अपनी सारी डिग्री और अपना विवेक गिरवी रख चुके हैं। और इस देश भर के विश्वविद्यालय गुलामों के अड्डे बन चुके हैं। और गुलामों को यह समझाया जाता है कि राज्य में किसकी सरकार? हमारी। केंद्र में किसकी सरकार? हमारी। और हमारे आका प्रधानमंत्री हैं, जो मिलेगा हमसे मिलेगा, गुलामी करो हमारी। और आज का देश वहां पहुंचा हुआ है। इसलिए किशन पटनायक को पढ़ना जरूरी है, ताकत और हिम्मत मिलेगी। बुद्धिजीवी का काम है सच बोलना। गौरी लंकेश को मारा गया सच बोलने के नाते। नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पंसारे और कलबुर्गी क्यों मारे गए? सच बोलने के नाते। क्यों उमर खालिद जेल में है? सच की बात कहने के नाते। और जो गुलाम बन गया वो आज सत्ता का भोग कर रहा है। किशन पटनायक इसका इशारा बहुत पहले कर चुके थे। सेकुलर और उसका छद्म, इसको लेकर के एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण इस किताब में है। इसलिए मैं रिकमेंड करना चाहता हूं कि इस देश के नौजवानों को खासकर भगत सिंह और किशन पटनायक को जरूर पढ़ना चाहिए। भगत सिंह की किताब मैंने बताई, एक किताब आप रखिए अपने पास। इसमें भगत सिंह के विचार, छोटे छोटे बड़े लेख, सारे लेख हैं। चाहे वो किसी भी वैचारिक संकट पर हो, जाति पर हो, सांप्रदायिकता पर हो, साम्राज्यवाद पर हो, पूंजी पर हो, समाज कैसे बेहतर बने, समानता का बने, गरीब अमीर के बीच भेद ज्यादा ना हो, इसको लेकर के इन दोनों के अपने एक विचार थे। और आज 27 सितंबर को मैं आप सबसे ये गुजारिश कर रहा हूं, मेरे देश के नौजवान मुझे ज्यादा देखते हैं, पसंद करते हैं, गांव गांव तक लोग मेरी बात सुनना चाहते हैं। तो मैं विश्लेषण करने के साथ मैं आपसे गुजारिश भी करता हूं कि आप अपने अतीत के इतिहास के पन्नों को जरूर पढ़ें साथियों। वरना ये व्हाट्सएप के छोटे छोटे मैसेज और फेक क्लिप जो आती है ना, जो कहती हैं आपका धर्म खतरे में है, आपकी जाति खतरे में है, सब फलाने ने लूट लिया, बचाएंगे तो फलाने ही, इसलिए अब की बार फलाने की सरकार, मत जाइए इसमें। ये एक आंधी बह रही है जो आपको बहा ले जाना चाहती है ताकि आपका विवेक काम ना करे। शिक्षा आपकी बेची गई, नौकरी आपसे छीनी गई। क्यों? क्योंकि आप सोचें ना, आप इतने कमजोर बन जाएं कि आप कमजोर बन जाएंगे तो ना सोचेंगे ना सवाल करेंगे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको आपके अतीत के पन्नों से रूबरू कराएं। क्या आप भी अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, आज अगर भगत सिंह होते तो आज के भारत को देखकर क्या ये नहीं सोच रहे होते कि क्या मैंने शहादत ऐसे भारत के लिए दे दी? क्या मैंने ऐसे भारत के लिए शहादत दे दी जो धर्म के नाम पर लड़ेगा? पाखंड और अंधविश्वास फैलाएंगे लोग। हमने जिसे कुर्बानी देकर के जिस आजादी को हासिल किया, वो आज इस तरह से हमारे लोगों को गुलामी में तब्दील करेगा। और आज इसलिए हमें याद करने की जरूरत है। मैं आपसे ये याद करना चाहता हूं कि आप एक बार याद करके देखिए, किसने आपको बताया किशन पटनायक के बारे में? कौन आपसे बात करता है? कौन आपको ये सब बात कहने और देखने की बात आज बताने वाला है? आज तो अंधविश्वास की आंधी चली है। इसलिए मेरी गुजारिश है, ऐसे एक बिस्मिल की कविता के साथ, बिस्मिल अजीमाबादी की इस कविता जो आप सुने होंगे, इससे आपको अपना पैगाम देना चाहता हूं। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, ले तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। वाए किस्मत पांव की ऐ ज़ोफ कुछ चलती नहीं, कारवां अपना अभी तक पहले ही मंजिल में है। रहबरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, लज्जते सहरा नवर्दी दूर ये मंजिल में है। आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, आए वो शौके शहादत जिनके दिल में है। आज पुकार रहा है ये देश, आज पुकार रहा है कि जिनके दिल में शौके शहादत है, आए वो सामने, जिन्हें नाज है इस हिंद पर, जो बचाना चाहते हैं, जिन्हें मोहब्बत है इस देश से। जरा भगत सिंह को पढ़ें और किशन पटनायक को पढ़ें
और देखें कि आपका देश किस रास्ते जा रहा है। आपको बुला रहा है। आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, आए वो शौके शहादत जिनके दिल में है। मरने वालों आओ अब गर्दन कटाओ शौक से, ये गनीमत वक्त है खंजर काफी कातिल में है। माने इजहार तुमको है हया हमको अदब, कुछ तुम्हारे दिल के अंदर कुछ हमारे दिल में है। वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। अब न अहले वलवले हैं और न वो अरमानों की भीड़, सिर्फ मिट जाने की चाहत, सिर्फ मिट जाने की हसरत एक दिले विस्मिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे देश के नौजवान इस बात को सुनेंगे। मेरे नौजवानों में से शिवांशु यादव कह रहे हैं कि पैसा कहाँ है। आप जिस इंटरनेट से मुझे लाइव देख रहे हैं, गूगल करके इसी इंटरनेट पर पढ़ाई कर लीजिए। बहाने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। किताब नहीं खरीद सकते तो मानता हूं कि हो सकता है किताब आप न खरीद पाए, गूगल करके पढ़ाई तो कर सकते हैं। सुनील साहू जी जय भीम, आशीष एकेडमी जी जय हिंद, महेंद्र साहू जय संविधान, महेंद्र साहू जी आपको भी धन्यवाद, आर एस सिद्धार्थ जी बहुत धन्यवाद, धर्मेंद्र मीणा जी, करण प्रताप सिंह जी भगत सिंह को याद कर रहे अमर रहें, और तमाम लोग जो मेरे इस YouTube चैनल पर जुड़े, मैं उन सब का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। फेसबुक पेज पर ढेर सारे लोग जुड़े और मैं उम्मीद करता हूं कि आज भगत सिंह और किशन पटनायक को याद करते हुए जितने विचार को मैंने इशारे में बताया, मैंने कुछ नहीं बताया अभी भगत सिंह और किशन पटनायक के बारे में, मैंने केवल एक ट्रेलर एक संकेत किया है। और गुजारिश कर रहा हूं नौजवानों से, पढ़ें, ठहरें, विचार करें इससे पहले कि विचार करने लायक भी न बचें। आप हमारी बात सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।